एक कोचिंग क्लास को मैनेजमेंट नहीं कर पाए, वो क्या ऐसे बच्चे देंगे जो दो पूरा देश चलाएं? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू थिंक लाइक दैट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये जो यूपीएससी या दूसरे तरह के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहे हैं, तो पहले जानिए, ये इट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। कोचिंग क्लास जो ये जो चला रहे हैं ये लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आईएएस इट्स नॉट ए पावर गेम, ये देश को सेवा करने के लिए। आईएएस क्यों बनते हैं हम? लाल बत्ती के लिए नहीं, आईएएस बनते हैं हरी बत्ती जलाने के लिए पूरे देश में। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में एक कॉमन व्यक्ति भी गलती बता देगा कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में गलती कहाँ हो रही है। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं मानता कि इस एग्जाम से आप देश के सबसे जीनियस लोग को ले रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ। यही बड़ा क्वेश्चन है कि जो लोग ये नहीं समझ पाए कि मानसून में या क्या हो सकता है, क्या वो लोग देश के भावी जीनियस लोगों को पैदा कर सकते हैं? पहले ये बताइए मुझे। और पहली बात तो मैं इसको कोचिंग नहीं मानता, ये कोचिंग क्लास है। यूपीएससी अलग है, पीएससी अलग। अब यूपीएससी किया, फिर आके पीएससी का कोचिंग फिर कर रहा है देश में आके, कि वो अलग अलग कैरिकुलम। क्यों अलग कैरिकुलम? देश एक है, सिस्टम एक है, पॉलिसी एक है, लोकसभा विधानसभा एक है, हमारी गवर्नमेंट एक है, हमारी सरकार एक है, नेता एक है, तो हमारे यहाँ एजुकेशन के सिस्टम अलग अलग है। मुझे कई बार में ऐसा लगता है, सपनों की बात होती है, सपनों की उड़ान की बात होती है, और जब सपने पानी में डूब जाए तो बात या संवाद किनसे की जाए? वे तमाम सपने जिसको लेकर एक विद्यार्थी एक गांव से दूसरे शहर पलायन करके जाता है सपने पूरा करने के लिए कि वो व्यवस्था को दुरुस्त करे, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ये है जिसके चपेट में आकर वे अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा? मैं बात कर रहा हूं द लोक मीडिया में पॉइंट टू पॉइंट हमारा सेगमेंट है, जिसमें आज हम दिल्ली में इन दिनों जो घटना घटित हुई है, देश की राजधानी दिल्ली है और जिस पर सबकी निगाहें हैं, पूरे के पूरे विद्यार्थी बहुत से आंदोलनरत है या वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक लोग भी इस पे सक्रिय हैं, एमसीडी से लेकर तमाम वे जिम्मेदार लोगों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन असल में जिम्मेदार कौन? ऐसे में आज हम कोचिंग संस्थानों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षाविद सैयद फाजिल सर हमारे साथ में है इस पॉइंट टू पॉइंट में। सर बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो शिक्षा की बात हो तो लंबे समय से आप जो है अलग अलग जगहों पे आपके विचार जानने के लिए लोग इच्छुक रहते ही है। इस पर सर दिल्ली में जो घटना घटित हुई है, फौरी तौर पर यह है कि 3 जो है नादानों की या 3 विद्यार्थियों की या 3 देश के ऐसे स्तंभ जो युवाओं की संभावनाओं की बात होती है, उनकी जानें चली जाती है। फिर उसके बाद में जो घटनाक्रम है वो सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन है? नाउ अभी आपने देखा होगा कि इसमें लोग जो हैं सब बच रहे हैं और इसको ये चाह रहे कि ये एमसीडी पर आ जाए, क्योंकि एमसीडी ने नाली ठीक नहीं किया। तो आपको समझना कि बेसमेंट में जब भी आप कुछ काम करते हैं तो बेसमेंट पार्किंग में अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, जिसको उनको पहले विजनराइज करना था। तो उन्होंने पहले नहीं समझा कि बेसमेंट पार्किंग या बेसमेंट अंडरग्राउंड में अगर आप क्लास लेते हैं तो उसको डेफिनेटली उसमें कुछ चैलेंजेस हैं और वो चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए ये लोग। तो ये ऐसा ही है जैसे कि जंगल में आपने एक कोचिंग क्लास खोल दी है और जंगल में कोचिंग क्लास खोलने के बाद शेर या भालू जब अटैक किए तो आप बोल रहे हो वन विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे ही दिल्ली में बेसमेंट पार्किंग में जो कुछ भी हुआ आप एमसीडी पर इसको डाल रहे हैं। नो डाउट एमसीडी भी पार्टी हो सकती है, लेकिन पूरा जिम्मेदारी एमसीडी की नहीं होगी। जो कोचिंग क्लास के जो लोग थे, जो इनके संचालक हैं, जो देश को भावी आईएएस दे रहे हैं, उन्हें नहीं पता था कि कहाँ पर वो कोचिंग क्लास किराए से ले रहे हैं, वो जगह कितनी थ्रेटनिंग है, वो जगह कितनी चैलेंजिंग है, वो जगह के क्या डर है, वो जगह के क्या खौफ है, वो जगह में क्या कुछ हो सकता है। अगर आपने विजनराइज नहीं किया था, इसको आपने सोचा नहीं था और आप कह रहे हैं कि अचानक ही सब हो गया, तो फिर आप आईएएस कोचिंग कैसे देंगे और आईएएस के बच्चों को देश के निर्माण कैसे करेंगे? जो लोगों ने, जिन संचालकों ने एक कोचिंग क्लास को मैनेजमेंट नहीं कर पाए, वो क्या ऐसे बच्चे देंगे जो दो पूरा देश चलाएं? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू थिंक लाइक दैट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है एमसीडी भी, इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कोचिंग क्लास के ओनर्स भी, इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल अगर वो रेंटल में होंगे तो बिल्डिंग मालिक भी, और किसी हद तक बच्चों को भी कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए थे। वाकई चूँकि अब जो है बहुत गंभीर विषय है, तो इसीलिए हम जब भी बात कर रहे होते हैं तो अब ये है कि जाने तो चली गई है, लेकिन कोचिंग जो संस्थान है और इतने पढ़ाई लिखाई के बाद जो है, जैसे मैंने कहा है कि गांव से सपना लेकर शहर जाता है युवा, उसके बाद चंद जो है सीटें आती है साल भर में और यूपीएससी कंडक्ट कराती है और आईएएस आईपीएस और अलग अलग पोस्ट में जाते हैं। सर ये जो सपना है, ये जो जिसके पीछे इतनी अंधी दौड़ भाग रही है, कितना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन दैट इज।
ये जो यूपीएससी या दूसरे तरह के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहे हैं, तो पहले जानिए ये इट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। आप 10 लाख लोगों को लेकर 1,000 लोगों को अगर आप अंदर ले रहे हैं, 2,000 लोग अंदर ले रहे हैं और 9,95,000 लोगों को बाहर कर रहे हैं, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस तो नहीं है, ये रिजेक्शन प्रोसेस है। पहली बात तो ये समझिए। नंबर टू ये है कि कोचिंग क्लास जो ये चला रहे हैं ये लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एक बच्चा जो क्लास 1 से लेकर 12 तक हमको देखना है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसकी जो टेम्परामेंट है, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो कोर नॉलेज है, उसकी जो इंक्लिनेशन है। क्योंकि आईएएस इट्स नॉट ए पावर गेम, ये देश को सेवा करने के लिए। आईएएस क्यों बनते हैं हम? लाल बत्ती के लिए नहीं, आईएएस बनते हैं हरी बत्ती जलाने के लिए, पूरे देश में, पूरे देश को हरा करने के लिए, लाल करने के लिए नहीं करते। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो हमारी ये जो एग्जाम पैटर्न है, तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम पैटर्न से आप सही लोगों को नहीं चुन रहे। ये अगर देश का सबसे बड़ा एग्जाम है और ये देश का सबसे बुद्धिजीवी लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए तेज साहब जी, आप तो काफी तेज हैं, आप समझ जाएंगे कि अगर यहाँ पर आईएएस जो हमारे बन के गए और वो देश के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हमारे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में एक कॉमन व्यक्ति भी गलती बता देगा कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में गलती कहाँ हो रही है। अगर ये देश के सबसे बुद्धिजीवी लोग हैं और ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जो गलतियां हो रही है कॉमन व्यक्ति बता देगा। तो इसका मतलब मैं ऐसा नहीं मानता कि इस एग्जाम से आप देश के सबसे जीनियस लोग को ले रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ मैं। दूसरी बात, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसमें एक छोटी सी बात मैं पहली वाली बात पे जोड़ रहा हूँ कि ये था कि जब भी अंडरग्राउंड पे आप लेते हैं, तो चाइना में एक बिल्डिंग है जो माओ टावर है ना। ये माओ टावर में 7 बेसमेंट है, 7 बेसमेंट है, तो एक ही बेसमेंट रहा होगा। 7 बेसमेंट है और आज तक एक्सीडेंट नहीं है। बेसमेंट है मतलब एक्सीडेंट होगा इसको जरूरी नहीं है। इट इज अबाउट कैसे मेंटेनेंस हो रहा है, उसमें इग्रेस विंडो था कि नहीं था। इसमें एक चैलेंज है रेडॉन गैस क्या होगा, पानी का संप है कि नहीं है, पानी कहाँ से आएगा कैसे जाएगा, ये सब तो उन लोग देख रहे थे ना। प्री मानसून एक मेंटेनेंस होता है, वो नहीं किया गया था। मुझे लगता है कि यही बड़ा क्वेश्चन है कि जो लोग ये नहीं समझ पाए कि मानसून में या क्या हो सकता है, क्या वो लोग देश के भावी जीनियस लोगों को पैदा कर सकते हैं? पहले ये बताइए मुझे, पहले ये बताइए। बहुत बड़ा सवाल है और जिस पर मुझे लगता है कि आज बात होनी चाहिए। जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो अभी के समय में जो हम एजुकेशन सिस्टम के साथ में जो कोचिंग की बातें करती, इतनी ज़्यादा फीसें और इन सब के बीच में ये जो दौड़ है इस ओर जा रही है, तो क्या वाकई में आईएएस आईपीएस बनकर ही जो है देश को दुरुस्त किया जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अंग्रेजों का पैटर्न था। जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उनके पास मैन पावर, उनके खुद के लोग बहुत कम थे। उन्होंने कुछ सीटें बनाई जिसमें उनके व्यक्ति बैठेंगे, इसीलिए इन्होंने ये एकदम डिसेंट्रलाइजेशन पावर नहीं है, मैंने कि ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। ये एक आईएएस एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे डिपार्टमेंट को संभाल लेगा। आपको लग रहा है वो अगर दिन में 20 मीटिंग अटेंड करेगा तो मीटिंग ही कर पाएगा, फीडबैक किधर ले पाएगा? ये मुझे नहीं लगता कि आप राइट मॉनिटरिंग कर सकेंगे इस तरीके से। मुझे नहीं लगता है ये अंग्रेजों का तरीका था। मुझे लगता है कि हमें कुछ और सोचना चाहिए। दूसरी बात, आप याद रखिए कि ये जो कोचिंग क्लास वाले हैं, जिन लोग एक एक बच्चे से 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं और एक एक पास 1000 बच्चे हैं, तो ये कितना हो गया? 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़ का टर्नअप है। 100 करोड़ के टर्नअप में आप बच्चों को बेसमेंट में पढ़ाओगे? आप 100 करोड़ की फीस जमा कर रहे हो, 50 करोड़ की फीस ले रहे हो, आप बच्चों को बेसमेंट में पढ़ाओगे? आप अपनी कुछ बिल्डिंग नहीं बनाओगे? बताइए। तो ये लोगों ने केवल कमाई का सोचा था। और अब कुछ कोचिंग क्लास वाले सामने से आके बोल रहे नहीं, हम बेसमेंट में आज के बाद नहीं पढ़ाएंगे। मैंने आज आप सीखे, डिड यू लर्न? और ये भी गलत स्टेटमेंट है कि आज के बाद हम बेसमेंट नहीं पढ़ाएंगे। बेसमेंट में पढ़ाने सकते हैं आप। दुनिया में ऐसी भी बिल्डिंग है जिन पे 7 बेसमेंट है, आज तक कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ है। फिर आप छोटी बात कर रहे हैं कि बेसमेंट में नहीं पढ़ाएंगे। आप ये बोलेंगे जंगल में अगर कोई भालू अटैक करेगा तो मैं जंगल आज से नहीं जाऊंगा, पूरी दुनिया में जंगल में बैन लग जाएगा, सफारी में बैन लग जाएगा। व्हाट आर यू टॉकिंग? और ये सरकार जो है अगर लगातार हर पटना में यहाँ पे वहां पे सब कोचिंग बंद कर रही, सील कर रही, अरे क्या होगा? और पहली बात तो मैं इसको कोचिंग नहीं मानता, ये कोचिंग क्लास है। ये कोचिंग क्लास तो है ही नहीं, ये कोचिंग क्लासेस है। पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्यों? उसका आईक्यू लेवल नहीं है। एक बच्चा आपके पास जा रहा है जिसकी ग्रेजुएशन में 40% है, आप उसको ले लिए आईएएस कोचिंग क्लास के लिए। जो ग्रेजुएशन में बीए में 40% ले रहा है, वो बच्चा को आप ले लिए आईएएस के लिए। कैसे ले लिए आप? माने कोई भी टॉम डिक एंड हैरी चला जाएगा, पैसा लेके आप उसको ले लोगे। तो इनमें 2 लोग हैं, एक है रैंकर्स, एक है बैंकर्स। इनको पता है, इनको अच्छी तरह पता है कि जो एक एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, प्री टेस्ट, इसमें ये जानते हैं कि कौन से बच्चे अच्छे हैं। उन बच्चों को 90% छूट दे देते हैं, माने उनको छूट देते हैं, वो बच्चे वहां चले जाते हैं और वही बच्चे रैंक लाने वाले। ये है रैंकर। बाकी बच्चे जो उनको देख के इनके पास कॉपी करते हैं, वो है बैंकर जो उनको पैसे देते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वैसे ही एक यूपीएससी एक संस्था है, तो कमीशन है।
तो अब ये है कि अगर शिक्षा विभाग हमारी करिकुलम बनाता है, हमारी बुक्स प्रिंट करता है, हमको पढ़ाता है, स्कूल बनाता है, परीक्षा लेता है, रिजल्ट देता है, तो यूपीएससी खुद यूपीएससी भी इसी तरह से अपने नोट्स, अपनी कोचिंग, अपने क्लासेस, अपनी ट्रेनिंग सब कुछ डेवलप करे और बच्चों को दे, और राइट बच्चे, क्योंकि यूपीएससी बेहतर जानता है उसको क्या चाहिए। एक आउटसोर्स क्यों कर रहे हो उसको, कि कोचिंग क्लास के थ्रू क्यों हो गया, क्यों कर रहे हो अभी आउटसोर्स? तो यूपीएससी खुद सक्षम है कि वो अपनी क्लासेस खुद चलाए, खुद बनाए, जगह जगह यूनिवर्सिटी में उसकी ब्रांचेस डाले। यूपीएससी खुद की क्लासेस, खुद के प्रोफेसर, खुद की टीचर, उनको पता है उन्हें क्या चाहिए, उनको क्या विजन चाहिए, कैसा व्यक्ति चाहिए, क्या आईक्यू चाहिए, क्या एसक्यू चाहिए, सब पता है उन्हें। तो कोचिंग क्लास को तो टोटल बैन करना चाहिए। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, और मैं नहीं मानता कि कोचिंग क्लास से किसी का सिलेक्शन हो। और ये सब बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सर। इस बीच में भाषा को लेकर भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो टॉपर्स हो रहे हैं, ज़्यादातर जो संख्या है वो इंग्लिश मीडियम की है। हिंदी मीडियम, क्योंकि हम भारत में है और हिंदी में हम खुद भी बात कर रहे हैं और बड़ा तबका उस पर रहता है, तो जो लैंग्वेज का जो बैरियर है, या हिंदी पट्टी वाले लोग क्यों उस जगह को, मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं? और ये आप इंग्लिश कल्चर क्यों डेवलप कर रखे भारत में, है ना? ये तो दुख की बात है कि एक आईएएस को पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना है, और जिसमें उसको इंटरेक्ट करना है, जो हमारे 90% लोग हैं वो सब बीच के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, जो हिंदी बोलेंगे, छत्तीसगढ़ी बोलेंगे, लोकल भाषा बोलेंगे, है ना? तो इसमें इंग्लिश इतना महत्व तो नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ इंटरनेशनल हमारे साथ इंफॉर्मेशन लेवल पे हम लोग कुछ बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पर इंग्लिश की जरूरी है डेफिनेटली। तो अभी तो हमारे पास हिंदी कोचिंग से भी है, लेकिन हिंदी कोचिंग के बच्चे उतना जो रिजल्ट है उनका उतना अच्छा नहीं आ पा रहा। वो इस कारण है कि जो बुक्स है, तो बुक्स बहुत सारी इंग्लिश में अवेलेबल है, जो वो नहीं पढ़ पाते हैं, या उसको उसकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो उसी में आपको बोला था, यूपीएससी खुद सारा करिकुलम इंग्लिश, हिंदी, हर भाषा में बनाए, बल्कि लोकल लैंग्वेज में बनाए, ताकि वो बच्चे का नॉलेज जरूरी, भाषा जरूरी। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? वो तो मध्यम है ना, वो तो मध्यम होता है। देखिए, चाइना के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, अरब के लोगों को, बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, रशिया डेवलप किया बिना इंग्लिश के। तो इंग्लिश से क्यों डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट होता है बुद्धि से, आईक्यू लेवल से। विकास बुद्धि का होना चाहिए, ना कि भाषा का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सबके मेंटल हेल्थ बिगड़े हुए हैं, सबके जो पढ़ रहे हैं, और यही लोग जो कि वहां पर दिल्ली में के मेंटल हेल्थ एकदम खराब है सब बच्चों का। मैंने सारे बच्चों से बातचीत की है, मैं बहुत से बच्चों को गाइड भी करता हूँ, यूपीएससी के बच्चों को भी, नीट के बच्चों को भी। मैं देख रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, और ऐसी शिक्षा जिसके ग्रहण करते समय मेंटल हेल्थ खराब हो, तो ग्रहण करने के बाद भी कुछ अच्छी नहीं होने वाली। इसीलिए हमारे इतनी बड़ी बात के बाद कि आप कह रहे हैं कि हम देश के सबसे बुद्धिजीवियों को लिए हैं, लेकिन देश का हाल कैसा, पहले आप ये देख लीजिए। अगर ये देश के बुद्धिजीव हैं जो देश को चला रहे हैं, तो देश कितनी रफ्तार से चल रहा है वो भी देख लीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये बुद्धिजीव है कि बुद्धू जीव है, कौन से जीव है वो आप जानिए। तो और ये किसी को बताना कि ये बड़े इंटेलिजेंट हो तो बाकी सब थोड़ी बेकार है, ऐसा नहीं है। एक गांव के अंदर एक किसान भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर देता है अपने सिस्टम से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, है ना? तो मुझे लगता है कि एक पुअर जगह से, छोटी सी खेत से भी रह के वो गाँव के खेत में बहुत सस्ता माल बेच देता है, जबकि शहरों में हमें महंगे माल मिल रहे हैं। तो आप समझिए कि कॉस्ट अलग चीज़ है। एक मुझे लगता है कि हमें एक पूरे पॉलिसी मेकिंग को फिर से देखना पड़ेगा, इसको फिर से समझना पड़ेगा, और जो बच्चे हैं जिनको सिलेक्शन नहीं होता है वो किधर जाते हैं उनके लिए कोई बात नहीं। या तो फिर आप पीएससी मत लीजिए, यूपीएससी के जो लिस्ट सिंगल एग्जाम कर दीजिए, सिंगल विंडो एग्जाम कर दीजिए। इसी में यूपीएससी टॉप वाले पीएससी, सेकंड वाले यूपीएससी, आईपीएस, फिर वाले आईएएस, आईपीएस, फिर पीएससी, ऐसे करते 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 जिसके नंबर कम है कि नीचे जाइए, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक एग्जाम कर दीजिए। मैं जानता हूँ आप कोचिंग के सबके लिए स्किल अलग अलग है, ठीक है, कुछ स्किल अलग अलग है, उसके लिए अलग से पेपर लिए जा सकते हैं, बाकी को कॉमन कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बच्चे, ताकि इनके मेंटल खराब ना हो, अब यूपीएससी अलग है, पीएससी अलग है। अब यूपीएससी किया, फिर आके पीएससी का कोचिंग फिर कर रहा है देश में आके, कि वो अलग अलग कैरिकुलम। क्यों अलग कैरिकुलम? देश एक है, सिस्टम एक है, पॉलिसी एक है, लोकसभा विधानसभा एक है, हमारी गवर्नमेंट एक है, हमारी सरकार एक है, नेता एक है, तो हमारे यहाँ एजुकेशन के सिस्टम अलग अलग है। मुझे कई बार में ऐसा लगता है आईबी बोर्ड, क्या बोलते स्टेट बोर्ड, और फिर अपने ये क्या बोलते हैं दिल्ली बोर्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कास्ट सिस्टम है, ओबीसी, एसटी, एससी, ऐसे बना दिया। शिक्षा को कितना क्यों कर दिया? वन नेशन वन बुक, वन करिकुलम। जब तक ये हम डिजाइन नहीं करेंगे तो ये हमारे अनादर है। एक बच्चा बोलता मैं आईबी बोर्ड में पढ़ता हूँ, उसका एटीट्यूड देखिए, क्या वो किसी स्टेट बोर्ड वाले को कितना नीचे गिरा के बोल रहे हैं आप ऐसा क्यों डिजाइन कर रहे हैं? अमीरों के लिए अलग शिक्षा, गरीबों को अलग शिक्षा, क्यों ऐसे डिजाइन कर रहे हैं आप? और कुछ नहीं है आईबी बोर्ड में, मैंने सारे बोर्ड देखे हैं, कुछ नहीं है।
एक जो आप बोले कि रिक्शा वाले का बच्चा आईएएस क्लियर नहीं किया, आप ऐसा मत लिखिए, आप ऐसा लिखिए एक बच्चा जो मेहनत किया, जिसका अवेयरनेस अच्छा था, जिसकी क्रिटिकल थी वो किया। ये तो आप जाल बिछा रहे हो ना फिर से, ये जाल बिछाने की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा जाल बिछा रहे हो आप? जाल मत बिछाइए, ये चाल है, ये जाल है। तो आज इस विषय को लेकर हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। सर, कुछ ऐसे बातें जो अभी मिसिंग है और जिसको हम ऐड करना चाहेंगे, खासकर कोचिंग को लेकर। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि ये तो पहली बात तो मैं सिर्फ कोचिंग मानता नहीं, ये कोचिंग है। मुझे लगता है कि बोर्ड है जो यूपीएससी जो चलाती है, ये संस्था खुद अपने आप में एक सिस्टम डेवलप करे, जहाँ पर करिकुलम डेवलप करे, जहाँ पर पढ़ाई की नोट्स डेवलप करें, क्योंकि बहुत बार नोट्स मिलते नहीं तो बहुत सारे बुक खरीदने पड़ते हैं। कंपाइल करके नोट्स लेकर आएँ, टीचर्स का बंदोबस्त करें, ताकि ये संस्था जो कि जानती है क्या विजन होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या अवेयरनेस होना चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको पता है। तो वो संस्था खुद जब पढ़ाएगी तो बहुत अच्छा पढ़ाएगी, ना कि ये प्राइवेट प्लेयर्स को मत दीजिए किसी के हाथ में। हर चीज़ को देश में आउटसोर्स कर दोगे आप। अगर हर चीज़ को आउटसोर्स करना ही है तो फिर गवर्नमेंट क्यों चलाएगी? पब्लिक खुद आउटसोर्स कर देगी। तो ये क्या आउटसोर्स करने का आप नया काम चला रखा है? हाँ बताइए। और आउटसोर्स किसको कर रहे हो आप? ये कुछ एनजीओ को। ये एनजीओ कौन है? ये न्यूड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास खुद सारे सिस्टम होने चाहिए। आउटसोर्स करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, जब तक कि कोई ऐसा चीज़ जो कि हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, जिसको हम टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं, तब हम आउटसोर्स करेंगे। लेकिन जो देश में अवेलेबल उसको भी आप आउटसोर्स करोगे। क्यों आउटसोर्स करोगे? गवर्नमेंट खुद कर सकती है। पीडब्ल्यूडी में, हाईवे में इतने इंजीनियर्स खुद बैठे हैं, वो खुद डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपने बाहर प्लेयर का आउटसोर्स करते हैं आप। तो ये गलत है। मुझे लगता है कि इनबॉर्न इन हाउस सिस्टम, मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इनकार्नेशन सब अंदर होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अभी के समय में ये समझना होगा अभिभावकों को भी, क्योंकि इसमें मैं तो खैर लास्ट बोल रहा था, लेकिन पेरेंटिंग की बात होती है। जो अभिभावक है उनके लिए एक मैसेज, और जो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप। ठीक है, मैं आपके चैनल के देखने वालों को ये कहूँगा कि तेज साहू जी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा पर एक नए आयामों पर बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट लेकर आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर चैनल में पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं होती है, पॉइंटलेस टू पॉइंटलेस बात होती है। तो मैं ये कहूँगा कि अभिभावकों के अपने बच्चों को प्रेशर मत डालिए, और कोई दिल्ली बॉम्बे भेजने की खास जरूरत नहीं, जब तक कि वो बच्चा यहाँ अच्छा नहीं कर रहा है। अगर यहाँ अच्छा नहीं कर रहा तो वहाँ भी अच्छा नहीं करेगा, ठीक, नंबर 1। और इसके बाद ये कोशिश करिए ऑनलाइन अगर अवेलेबल है तो ऑनलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत पैसे लगेंगे और बच्चे में प्रेशर बहुत आता है, मेंटल हेल्थ खराब होता है। दूसरा, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो पोस्ट है यूपीएससी वगैरह, इसको पावर के लिए मत आइए, ठीक है। और यहाँ पर आप समझिए कि आप में अगर आपके दिल में अगर देश को कुछ करने की भावना है तो आप ये एग्जाम को दीजिए, क्योंकि अगर इस एग्जाम को आप ना भी कर पाए तो आप बाहर से भी कुछ कर सकोगे, तो आपकी भावनाएं हद नहीं होगी। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट में जाओगे, जब पावर नहीं मिलेगा तो पॉइंट बिगड़ जाएगा। तो पावर के लिए मत जाइए, आप देश सेवा के लिए जाइए। और देश सेवा अंदर नहीं, सिस्टम के बाहर रह के भी मदर टेरेसा और हमारे बहुत से लोग, हमारे देश में बड़े बड़े नाम है ना, वो सब लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आज इस पॉइंट टू पॉइंट में दलोक मीडिया के जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग कोशिश करेंगे कि फाजिल सर से अलग अलग विषयों पे, खास करके शिक्षा के बारे में लगातार हम आपको अपडेट देते रहें, क्योंकि समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक लंबा समय आपने जो एजुकेशन को दिया है, तो बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर्स भी इस वीडियो को देख रहे होते हैं, तो उनको भी ये समझ में आया कि जो बहुत एजुकेशन पे कहाँ पे अमूलचूल परिवर्तन की बात है, या पॉलिसी मेकिंग को कैसे डिज़ाइन की ज़रूरत है अभी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।